चलिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने कृषि जोत पर बात कर लिया था ना। कृषि जोत का आकार क्या है, कृषि जोत में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका निवारण कैसे सरकार कर रही है, इन टॉपिकों पर हमने बात कर लिया था। अब आज के हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री में रोजगार कैसे है, इंडस्ट्री कितने प्रकार के हैं, आज का टॉपिक ये होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रोजगार के आधार पर, अगर हम रोजगार के आधार पर देखें कि कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, तो रोजगार के आधार पर हमारा जो इंडस्ट्री होता है ये दो प्रकार का होता है। जो उद्योग होगा ये दो प्रकार का होता है, के आधार पर दो प्रकार के हमको उद्योग मिलते हैं। जो पहले प्रकार का उद्योग होता है इसे हम लोग कहते हैं श्रम आधारित उद्योग। इसे बोलेंगे श्रम आधारित उद्योग। एंड जो दूसरा सेक्टर होता है रोजगार में, जो दूसरा इंडस्ट्री होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पूंजी आधारित उद्योग। पूंजी आधारित उद्योग। ये दो प्रकार के रोजगार के बेसिस पर पाए जाने वाले ये उद्योग है, ये बात ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो अगर रोजगार के आधार पर हम देखें कि कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, तो दो प्रकार के उद्योग होते हैं। ठीक है, एक होता है मानव श्रम आधारित उद्योग, दूसरा होता है पूंजी आधारित उद्योग। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन से उद्योग मानव श्रम आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में कम पूंजी लगती हो, पुराने टेक्निक्स काम करते हो और मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता हो। तो श्रम आधारित उद्योग की जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि यहाँ पर मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगेगा। मानव श्रम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कम पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ साथ कम पूंजी के साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ की जो तकनीक होते हैं काम करने की, तकनीकी भी बहुत पुरानी होती है। तो पुरानी तकनीकी पर ये लोग काम करते हैं। तो ध्यान रखना है, श्रम आधारित उद्योग का मतलब होगा एक ऐसा उद्योग जहां पर मानव श्रम की जरूरत ज़्यादा होगी, जो पूंजी होगी ये बहुत कम निवेश की जाएगी और वहां की तकनीक बहुत पुरानी होगी। इसे हम लोग कहते हैं श्रम आधारित उद्योग। अब श्रम आधारित उद्योग में जैसे हम उदाहरणों पे बात करें तो इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे सामने आता है MSME। MSME जिसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। मतलब माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब लघु, एम का मतलब मीडियम माने मध्यम, एंटरप्राइजेस मतलब उद्योग। यानी जो ये MSME है ये एक श्रम आधारित उद्योग है, क्योंकि MSME में मानव श्रम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम रहता है और जो तकनीक होते हैं काम करने की ये बहुत आधुनिक, बहुत मॉडर्न नहीं होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं श्रम आधारित उद्योग। स्पष्ट यहाँ तक? ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि ये जो MSME है ना, देखो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई देता है तो वो कृषि का क्षेत्र है। अब कृषि के क्षेत्र के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है हमारा ये MSME सेक्टर। MSME सेक्टर भारत का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार देने में सेकंड नंबर पर आता है। वर्तमान समय में लगभग 11 करोड़ लोग MSME के थ्रू जॉब कर रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2020 में MSME का जो एक्ट है 2006, MSME का एक्ट 2006 में एक परिवर्तन किया गया और इसमें परिवर्तन करके MSME की परिभाषा नई कर दी गई और MSME की जो अब परिभाषा बनाई गई है वो इंडस्ट्री में निवेश और टर्नओवर के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो श्रम आधारित उद्योग में हमने एग्जाम्पल देखा MSME, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि के बाद, जो रोजगार सृजित करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है।
सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। और अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 11 करोड़ लोग रोजगार एमएसएमई में पा रहे हैं। स्पष्ट है यहाँ तक? ठीक। एमएसएमई की जो परिभाषा बनेगी 2020 से पहले वो यही परिभाषा थी कि एमएसएमई में मानव श्रम जो रहेंगे ये बहुत ज़्यादा लगेंगे, जो पूंजी होगी ये बहुत कम निवेश होगी, और जो तकनीक होगी काम करने की ये बहुत मॉडर्न नहीं होगी, पुरानी होगी। लेकिन 2020 में इसके डेफिनेशन में चेंजिंग कर दिया गया। 2020 में एमएसएमई एक्ट 2006 में चेंज करके इसका जो डेफिनेशन बनाया गया एमएसएमई का, अब उसमें निवेश और टर्नओवर के बेसिस पर इसका डेफिनेशन दिया गया। ठीक है। अब अगर हम एमएसएमई को नए बेसिस पर चेक करेंगे कि ये जो अभी परिवर्तन हुआ है 2000 एक्ट 2006 में 2020 में जो चेंजिंग आई है, इस चेंजिंग के हिसाब से अगर हम चेक करें यहाँ पे कि एमएसएमई जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अब ये परिभाषा क्या है, तो उसको जरा ध्यान से देखेंगे। अगर सूक्ष्म उद्योग है कोई, अगर कोई सूक्ष्म उद्योग है तो ध्यान रखना है सूक्ष्म उद्योग में अधिकतम निवेश जो होना चाहिए, निवेश वो 1 CR into 5 का हो, 1 CR होना चाहिए निवेश। अगर सूक्ष्म उद्योग कोई भी है तो नई परिभाषा के हिसाब से सूक्ष्म उद्योग का निवेश अधिकतम कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का होना चाहिए। और जो कारोबार हो, इसमें जो कारोबार हो, ये कारोबार कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए, अधिकतम है, मैक्सिमम। ये परिभाषा, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2000 के संशोधन के बाद वाला है। 2020 के संशोधन के बाद ये परिभाषा दी गई है कि अगर सूक्ष्म इंडस्ट्री कोई है, सूक्ष्म उद्योग कोई है, तो उसमें निवेश अधिकतम 1 करोड़ का होना चाहिए, और उससे जो प्रॉफिट या पूरे का पूरा कारोबार होता है वो 5 करोड़ का होना चाहिए। स्पष्ट है यहाँ तक? और अगर हम लघु उद्योग के बारे में बात करें कि अगर कोई उद्योग लघु उद्योग है, तो ये जो नई परिभाषा दी गई है 2006 के चेंजिंग के दौरान 2020 में, उसके हिसाब से जो निवेश होना चाहिए वो 5 करोड़ का होना चाहिए। लघु उद्योग में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए, और इसमें जो टर्नओवर रहेगा पूरा, ये कम से कम 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये लघु उद्योग है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम मध्यम उद्योग के बारे में बात करें तो मध्यम उद्योग में जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, ये कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए। 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर इनमें जो प्रॉफिट होना चाहिए ये लगभग 250 CR होना चाहिए। जो कारोबार होना चाहिए ये 250 करोड़ होना चाहिए। तो 2020 में एमएसएमई एक्ट 2006 में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करके एमएसएमई की एक नई परिभाषा हमारे सामने आती है कि अब एमएसएमई की जो परिभाषा होगी वो निवेश एंड टर्नओवर के बेसिस पर की जाएगी। एंड वो बताया गया कि सूक्ष्म इंडस्ट्री या जो माइक्रो इंडस्ट्री है, हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अधिकतम 1 करोड़ का कर सकते हैं, और इसमें जो कारोबार होना चाहिए 5 करोड़ का मैक्सिमम होना चाहिए। जो लघु उद्योग होंगे इनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होना चाहिए, और इसमें जो अधिकतम कारोबार होगा ये 50 करोड़ का हो सकता है। जो मध्यम उद्योग है, मध्यम उद्योग में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये 50 करोड़ हो सकता है, और जो कारोबार यानी टर्नओवर होगा ये मैक्सिमम यहाँ पे 250 करोड़ का हो सकता है। यहाँ तक की चीज़ें स्पष्ट है? ठीक। तो ये डाटा था आपके सामने श्रम आधारित उद्योग का। अब हम देखते हैं पूंजी आधारित उद्योग को। पूंजी आधारित उद्योग का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जहां पर जो तकनीक होगी वो आधुनिक होगी, आधुनिक तकनीक से ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे जो मानव श्रम होगा ये बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत अधिक नहीं होगा, और यहाँ जो पूंजी होगी ये पूंजी निवेश भी बहुत ज़्यादा होगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो मानव श्रम होता है ये कौशल विकास युक्त मानव श्रम की जरूरत होती है। कौशल विकास युक्त मानव श्रम चाहिए। ठीक, तो
ऐसे सेक्टर्स को हम लोग कहते हैं पूंजी आधारित उद्योग। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम देखें कि पूंजी आधारित उद्योग के बेसिस पर या श्रम आधारित उद्योग के बेसिस पर भारत में थोड़ा सा अगर हम श्रमिकों की स्थिति पर एक बार नज़र डालें तो ये नज़र बड़ी खराब स्थिति में दिखती है। क्योंकि हमारे देश में दिक्कत ये है कि मजदूरों की मात्रा, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें कि कौशल युक्त श्रमिकों के बारे में तो बहुत भारी कमी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पूंजी आधारित उद्योग में जो आधुनिक तकनीकें होती हैं, जो ज़्यादा पूंजी इन्वेस्टमेंट होती है, इन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कौशल विकास युक्त मानव श्रम की। अब अगर हम भारत में थोड़ा सा इस पे बात करें कि कौशल विकास युक्त जो मानव श्रम है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौशल विकास युक्त मानव श्रम का, इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आप बात समझ जाएंगे कि ये कौशल विकास युक्त मानव श्रम क्या है। जैसे मान लेते हैं किसी के पास ITI की डिग्री है, अब वो ITI की डिग्री के थ्रू अगर किसी सेक्टर में काम करेगा तो उसके पास कौशल विकास होगा। किसी ने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक में, अब वो जा करके किसी सेक्टर में काम करेगा तो उसका जो श्रम होगा वो कौशल विकास युक्त श्रम होगा। स्पष्ट है? ठीक है। तो जो पूंजी आधारित उद्योग होता है, पूंजी आधारित उद्योग में आधुनिक तकनीक काम करती है, पूंजी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो हमें श्रमिक चाहिए होते हैं ये कौशल युक्त चाहिए होते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे श्रमिकों के बारे में बात करें ना, तो नीति आयोग कहती है कि भारत में जो कौशल युक्त श्रमिक है इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है। कैसे? एक आंकड़े से समझते हैं। देखो, भारत में श्रमिकों की संख्या कम नहीं है, भारत में जो श्रमिक हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। भारत में अगर मैं श्रमिक की बात करूं तो ये श्रमिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कौशल युक्त नहीं है वो। ठीक है। नीति आयोग कहती है, अगर हम नीति आयोग को देखें तो नीति आयोग के हिसाब से भारत में कौशल युक्त श्रमिकों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है। अगर हम औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक देखें, औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक, कौशल युक्त श्रमिक, अगर हम औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक, जिसका मतलब है कि किसी इनको ये जो श्रमिक होंगे इनको किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र मिला होगा कि इनको ये काम बकायदा सीख चुके हैं, इनको ये काम आता है। इसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक। बात समझ में? अगर नीति आयोग से के हिसाब से देखें, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से माने तो औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक भारत में केवल 4.7% है, केवल 4.7% है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया में, तो दक्षिण कोरिया में ये मात्रा 96% है, ये मात्रा 96% है। अगर वहीं हम USA के बारे में बात करें तो USA में ये जो मात्रा है ये लगभग 55% है। अगर यहीं पे हम जापान के बारे में बात करें तो जापान में भी ये जो मात्रा है ये लगभग 80% के आसपास है। अगर इन सबसे तुलना करते हुए हम भारत की स्थिति देखें तो बहुत दयनीय है। ये नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से है। श्रमिकों की मात्रा एकदम भरमार लगा है श्रमिकों का, लेकिन जब बात आती है कि औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक हमारे पास कितने हैं तो मात्र 4.7% है। वहीं अगर हम चीन के बारे में बात करें तो चीन के पास लगभग 30 से 35% श्रमिक ऐसे हैं जो औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक हैं। ठीक है। इस डाटा से एक चीज समझ में आती है कि भारत में जो श्रम है ना, भारत में अगर हम श्रम के बारे में बात करें, भारत में जो श्रम है ना, ये श्रम मांग की तुलना में आपूर्ति आधारित है, आपूर्ति आधारित है।
ठीक है, ये स्थिति है भारत में श्रमिकों को लेकर के। अब यहीं अगर थोड़ा सा हम बात करें कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बेसिस पर, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र ये भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, लगभग 54% के आसपास देता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देने के बावजूद भी, ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है, उसके बावजूद भी ये सेवा ये रोजगार सृजित नहीं कर पाता। इसमें रोजगार सृजन की मात्रा बड़ी कम होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास कौशल युक्त श्रमिकों की मात्रा बहुत कम है, और सेवा क्षेत्र में एक ऐसा श्रमिक चाहिए जिसकी कुशलता बहुत शानदार हो। बहुत अत्यधिक कुशल श्रमिक की ज़रूरत है, और अपने देश में बहुत बड़ी मात्रा में इनकी कमी है। इसी वजह से जो सेवा क्षेत्र है ये जीडीपी में योगदान बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसके बावजूद ये अपना रोजगार जो सृजन होता है ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि भारत में कौशल युक्त श्रमिकों की बहुत भारी मात्रा में कमी है। यहाँ तक का मामला एकदम स्पष्ट है। ठीक, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कृषि में रोजगार की स्थिति क्या है, कैसे है। तो वहाँ से एक नया टॉपिक हमारे सामने निकल करके आएगा, संगठित क्षेत्र का और असंगठित क्षेत्र का। अगर हम कृषि में थोड़ा सा रोजगार को समझें, कृषि में रोजगार, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कृषि में जो रोजगार है ये सबसे ज्यादा मिलता है, और वो एक रीजन, एक समस्या के तौर पर भी हमारे सामने। जो रोजगार सबसे ज्यादा सृजित करता है वह क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है। लेकिन इससे जो मैं सेंटेंस कह रहा हूँ ना कि सबसे ज्यादा ये रोजगार सृजित करता है, उसमें एक समस्या भी छिपी हुई है जिसके बारे में हमने पीछे बात किया हुआ है। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा दिखती है। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है ये हमारे सामने सबसे ज्यादा दिखती है। और एक बात है कि ये जो कृषि का सेक्टर है, कृषि का जो क्षेत्र है, इसमें जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, कृषि का जो क्षेत्र है इसमें जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं ना, ये श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, या कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब ये हमारे सामने आएगा कि ये असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। तो कृषि में रोजगार ज्यादा है, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि कृषि में प्रचंड बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है, लगभग 9% के आसपास है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें श्रमिक जो कृषि सेक्टर में काम करते हैं, तो ये श्रमिक गिने जाते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में। अब क्या है अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र, उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि देखो जो सेक्टर होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, मजदूरों को एक व्यवस्थित जगह पे रखने के लिए, एक आंकड़ा मजदूरों का रखने के लिए, श्रमिकों का रखने के लिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, कौशल युक्त वाले कितने हैं, इनका एक डाटा कलेक्ट करने के लिए 2 प्रकार के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरे को कहा जाता है असंगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र। ये 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। अगर हम बात करें कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, तो संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नियम, कायदे, कानून से काम होते हैं। मतलब यहाँ पे सरकार का नियम काम करेगा। संगठित क्षेत्र में सरकार का नियम काम करेगा। यहाँ जो मजदूर काम करेंगे उन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। तो ऐसे क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में जो श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों के लिए सरकार के नियम काम करते हैं वहाँ पे, और उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है।
सामाजिक सुरक्षा जो है इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो वेतन होगा ये निर्धारित होगा, ठीक है। इनका वेतन निर्धारित होगा और टाइम टाइम पर जब भी इनको ज़रूरत होगी तो इनको अवकाश मिलेंगे, इनमें पेंशन की व्यवस्था होगी, इनमें बीमा की व्यवस्था होगी। तो ये सब सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है, कि कभी ज़रूरत इन्हें आर्थिक स्थिति की पड़े या फिर भविष्य में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इनको कंपनसेशन के तौर पर एक सुरक्षा दी गई है, जिसे हम लोग सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सरकार के नियम और कानून के हिसाब से काम होगा और वहां के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। स्पष्ट है? सामाजिक सुरक्षा देने का मतलब कि उनको अवकाश मिलेगा टाइम टू टाइम, सरकार के जो भी अवकाश होते हैं जैसे मातृत्व अवकाश हो गया तो वो उनको मिलेगा, पेंशन उनको मिलेगा, उनको बीमा की सुरक्षा होगी, इनका जो वेतन होगा ये वेतन इनको टाइम से दिया जाएगा, इनमें जो कार्य करने का जो समय होगा ये समय निर्धारित होगा, ऐसा नहीं होगा कि बेसमय से इनको काम कराया जाएगा, जितनी मर्जी है उतना इनसे काम लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्षेत्र कहलाता है संगठित क्षेत्र। अब हम बात करें जैसे असंगठित क्षेत्र के बारे में। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सरकार के नियम, जहां सरकार का नियम, यहाँ पे सरकार के नियम होते हैं लेकिन इनका पालन नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सरकार के नियम होते हैं लेकिन इनका पालन नहीं होता है। और यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं इनको किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है, इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती। मतलब इनका ना तो वेतन निर्धारित होगा, ना तो समय सीमा इनके कार्य करने का निर्धारित होगा, ना तो इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला अवकाश मिलेगा, ना तो इनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था होती है, ना तो बीमा की कोई व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से इनको किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है। अब जो भारत में असंगठित श्रमिकों की परिभाषा है ना, ये परिभाषा दी गई है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में ये असंगठित जो श्रमिक हैं इनको कैटेगराइज किया गया है वहाँ पे। तो उसमें बताया गया है कि ये जो स्वनियोजित मजदूर होते हैं या जो गृह आधारित कार्य करते हैं या दिहाड़ी वाले जो श्रमिक होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में कौन से मजदूर आएंगे, इनकी जो परिभाषा मिलती है ये मिलती है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M में, ठीक है। जो श्रमिकों की परिभाषा ये कहाँ है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M में। यहाँ पे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की परिभाषा है और उस परिभाषा के हिसाब से असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे मजदूर आते हैं या वे श्रमिक आते हैं जो स्वनियोजित होते हैं। स्वनियोजित मतलब उन्होंने खुद ही अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया है, जैसे ठेला लगाना, ये एक स्वनियोजित कार्य है, ठीक है। इसमें क्या किसी प्रकार के अवकाश की व्यवस्था होती है, किसी प्रकार की इसमें इस कार्य को करने में उनको कोई पेंशन मिलता है, कोई बीमा होता है, क्या उनके वेतन निर्धारित होते हैं, क्या उनकी कार्य करने की समय सीमा निर्धारित होती है, नहीं होती है। तो ये असंगठित क्षेत्र में आने वाले श्रमिक होते हैं। और वहीं हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे गृह आधारित कार्य करने वाले लोग, गृह आधारित कार्य करने वाले लोग, गृह आधारित कार्य करने वाले लोग जैसे बहुत सारे लोग अपने घर पे रह करके अपना काम करते हैं, है ना। तो क्या वो जो घर पे रह करके अपना खुद का काम करते हैं, क्या इनमें से किसी भी प्रकार की सुविधाएं उनके लिए निर्धारित की जाती हैं, नहीं होती हैं उनको, ठीक। तो ये होते हैं असंगठित श्रमिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी जो मजदूर होंगे ये मजदूरों को भी ना तो अवकाश मिलेगा, ना तो पेंशन मिलेगा, ना तो बीमा मिलेगा, वेतन मिलता है पर निर्धारित वेतन नहीं मिलता है, इनकी काम करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है।
इन सभी के लिए सरकार ने कानून और नियम बनाए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एवं कानून के नियमों का पालन नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए ये असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। अगर हम भारत में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में आता है। जैसे इसके असंगठित क्षेत्र के बारे में अगर भारत में बात करें तो कम से कम 85% हिस्सा आता है, यानी असंगठित क्षेत्र कितना बड़ा है, 85% जितना। बात समझ में? ठीक। और जो कृषि है ना, कृषि इसी क्षेत्र में शामिल है, असंगठित क्षेत्र में। स्पष्ट है यहाँ तक? ठीक। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र समझ में आ गया। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहाँ सरकार के नियम और कानून होते हैं, उनका पालन भी होता है। यहाँ के जो श्रमिक होते हैं इनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, मतलब इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अवकाश जो होते हैं वो मिलते हैं, इनमें पेंशन की व्यवस्था होती है, इनके लिए बीमा की व्यवस्था होती है, इनका वेतन निर्धारित होता है, इनके कार्य करने के समय घंटे निर्धारित होते हैं। वहीं अगर हम असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करें तो असंगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे सरकार के कायदे कानून होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। यहाँ के जो श्रमिक होंगे उन श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ के जो श्रमिक होते हैं इन श्रमिकों की जो परिभाषा दी गई है ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M के तहत दी गई है। इसकी परिभाषा के हिसाब से कि असंगठित क्षेत्र में आने वाले वे श्रमिक होते हैं जो स्वनियोजित होते हैं, गृह आधारित कार्य करते हैं या दिहाड़ी मजदूर पे काम करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। यहाँ तक की चीजें स्पष्ट है। अब हम देखते हैं दो और प्रकार के क्षेत्र जो कि एक्चुअल में यही है पर थोड़ा सा उनका डेफिनेशन अलग मिलता है, समझते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्षेत्र जिसका नाम है औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र। देखिए औपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, एकदम बेसिक बात है। अभी हमने पीछे देखा है संगठित क्षेत्र को, तो जो संगठित क्षेत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं औपचारिक क्षेत्र। संगठित क्षेत्र ही क्या कहलाता है बच्चों, औपचारिक क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम औपचारिक क्षेत्र को देखें तो औपचारिक क्षेत्र की जो परिभाषा है ये सीएसओ के हिसाब से देखें, अगर सीएसओ का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अगर हम सीएसओ के हिसाब से औपचारिक क्षेत्र की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह क्षेत्र जहां अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम हो रहा, विद्युत से संबंधित कोई काम हो रहा है तो इस जगह पे काम करने वाले कम से कम मिनिमम श्रमिकों की आवश्यकता होगी 10 श्रमिक कम से कम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। कहाँ? जहां विद्युत से संबंधित कोई कामकाज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई काम हो रहा है तो सीएसओ कहता है कि औपचारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होगा कि अगर जहां विद्युत से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई काम हो रहा है तो कम से कम वहां 10 श्रमिक काम करने चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग औपचारिक श्रमिक। और अगर कहीं पे विद्युत का प्रयोग ना हो रहा हो तो वहां पे अधिकतम कितने श्रमिक काम करने चाहिए, तो बिना विद्युत वाला क्षेत्र जहां होगा, बिना विद्युत प्रयोग का जहां क्षेत्र होगा वहां अधिकतम 20 श्रमिक काम करने चाहिए, 20 श्रमिक अधिकतम काम करने चाहिए। इस शर्त को जो भी पूरा करता है वह क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र कहलाता है। ये परिभाषा दिया है सीएसओ ने, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिसाब से औपचारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कम से कम 10 श्रमिक काम करते हैं विद्युत प्रयोग होने वाली जगह पर, और 20 श्रमिक अधिकतम काम करते हैं वहां पे जहां विद्युत का प्रयोग नहीं होता है। इतनी बात स्पष्ट हुई? ठीक। तो ये कहलाता है औपचारिक क्षेत्र। अब औपचारिक क्षेत्र या
संगठित क्षेत्र, जिसके बारे में, अच्छा संगठित क्षेत्र की जो मैंने पहले परिभाषा बताई है ना, उसको ध्यान रखना है। वो परिभाषा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के हिसाब से दी गई है। अब यहाँ जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं औपचारिक क्षेत्र की और अनौपचारिक क्षेत्र की, ये जो परिभाषा है ये CSO के हिसाब से है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र को। अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्र में केंद्रीय सांख्यिकी कहता है कि जहां विद्युत का प्रयोग हो रहा है, जहां सॉरी ये 20 श्रमिक मिनिमम, कम से कम रियली सॉरी, औपचारिक क्षेत्र यानी संगठित क्षेत्र CSO के हिसाब से इसकी परिभाषा है कि वह क्षेत्र जहां 10 श्रमिक कम से कम काम करने चाहिए, जहां विद्युत का प्रयोग हो रहा हो, और कम से कम 20 श्रमिक वहां काम करने चाहिए जहां कम से कम, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कम से कम वहां काम करने चाहिए जहां 20 श्रमिक मिनिमम काम कर रहे हो, जहां विद्युत का प्रयोग ना हो रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर अगर विद्युत का प्रयोग हो रहा हो, अगर विद्युत का प्रयोग हो रहा हो तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10 श्रमिक अधिकतम काम करने चाहिए, और विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वहां पे 20 श्रमिक अधिकतम काम करने चाहिए। विद्युत का प्रयोग जहां हो रहा है, अगर वहां अधिकतम 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये अनौपचारिक क्षेत्र है। अगर विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई ऐसी जगह है जहां विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकतम 20 श्रमिक काम करने चाहिए। कितने श्रमिक? 20 श्रमिक काम करने चाहिए। तो यह क्षेत्र कहलाता है अनौपचारिक क्षेत्र। तो अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा अगर हम CSO के हिसाब से देखेंगे तो इसकी परिभाषा यह होती है कि अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकतम 10 श्रमिक काम करने चाहिए वहां जहां विद्युत का प्रयोग हो रहा है, और जहां विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां अधिकतम 20 श्रमिक काम कर रहे होंगे। ये डाटा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि औपचारिक क्षेत्र में विद्युत का प्रयोग जहां होगा वहां मिनिमम 10 श्रमिक काम करने चाहिए, जहां विद्युत का प्रयोग नहीं होगा वहां पे मिनिमम 20 श्रमिक काम करने चाहिए। जबकि CSO के हिसाब से अनौपचारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहां विद्युत का प्रयोग हो रहा है तो वहां अधिकतम 10 श्रमिक काम कर रहे हो, और जहां पे विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां अधिकतम 20 श्रमिक काम कर रहे हो। इनकी परिभाषा क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र जो होता है, अभी हमने बताया कि असंगठित क्षेत्र का लगभग 85% हिस्सा है। असंगठित क्षेत्र की यदि मैं परसेंटेज में मात्रा में बात करूं तो 85% है। जबकि यहीं पे थोड़ा सा अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में बात करूं तो अनौपचारिक क्षेत्र की मात्रा लगभग 90% है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि जब दोनों एक ही हैं, असंगठित क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र कहा ही जाता है, तो ये परसेंटेज डिफरेंट कैसे हो जाता है? इसकी परसेंटेज में जो भिन्नता आती है उसका जो रीजन है, क्योंकि कुछ जॉब अनौपचारिक क्षेत्र में संविदा जॉब के तहत आते हैं। संविदा जॉब भी अनौपचारिक क्षेत्र में आता है। बात समझ में? इसी वजह से जो ये आप आंकड़ा देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके टॉपिक को हम लोग कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।